एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस पाठ के अंतर्गत आज हमारा 2.3 राय तथा नायक, इस शीर्षक से हम इसका अध्ययन करेंगे। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे। जो भी साम्राज्य में शक्ति का प्रदर्शन करते थे या प्रयोग करते थे, इनको सेना प्रमुख कहते थे। चूंकि राज्य की शक्ति सेना के ही हाथ में होती है, तो जो सेना शक्ति का प्रयोग करते थे, इनको सेना प्रमुख कहा जाता था, या सेना प्रमुख ही शक्ति का प्रयोग कर पाते थे। सामान्यतः यह किलों पर नियंत्रण रखते थे। जो किले होते थे, किले का निर्माण निश्चित रूप से समर या युद्ध के लिए ही किया जाता था। किला एक युद्ध का अंग था, युद्ध के लिए प्रयुक्त की जाने वाली इमारत थी, इसको किला कहते थे। इसमें पर्याप्त मात्रा में बारूद, हथियार, सैनिकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इत्यादि किलों में हुआ करते थे। तो साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। इनके पास कौन से? सशस्त्र हथियारों से लैस समर्थक हुआ करते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे। यानी कि जो प्रमुख होते थे, सेना प्रमुख, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण भी करते थे, घूमते रहते थे, कभी इस स्थान पर कभी उस स्थान पर। इस प्रकार ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश भी कर लेते थे। यानी ये कई बार ये बसते थे तो उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी इनके साथ हो जाया करते थे। जहां सेना प्रमुख बसेंगे वो स्थान सुरक्षित होगा और इसलिए किसान भी उनके साथ होते थे। जहां उपजाऊ भूमि होती थी वहां किसान खेती करना प्रारंभ कर देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे। यानी जो सेना के प्रमुख होते थे, इन्हीं को नायक कहते थे। सेना प्रमुख और इसी को क्या कहते थे? नायक। सेना प्रमुख का काम क्या था? शक्ति का प्रयोग करना, किलों पर नियंत्रण करना और सशस्त्र समर्थक इनके साथ होना। और इसके साथ साथ जब ये किसान भी इनका समर्थन कर देते थे कभी कभी, क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र में जाकर के बस जाते थे। ये भ्रमणशील रहते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग घूमते रहते थे, भ्रमण करते थे। और इन्हीं को क्या कहा जाता था? नायक। और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। नायक क्या करते थे? तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। अगर हम यहां बात करें नायक की, नायक तो समझ में आ गया होगा। इसका काम क्या है? नंबर 1 है शक्ति का प्रयोग करना, शक्ति का प्रयोग करना। दूसरा इसका कार्य हो गया किले पर नियंत्रण करना, किले पर नियंत्रण करना। तीसरा हो गया सशस्त्र समर्थक होना। इनके पास सशस्त्र जो होते थे वो क्या होते थे? समर्थक हुआ करते थे। और तीसरा चौथा था भ्रमणशील होना। सेना प्रमुख या जो नायक होते थे, इनके हम विशेषताएं बता रहे हैं आपको। और ये क्या है? भ्रमणशील भी होते थे और उपजाऊ भूमि पर बसने के कारण किसान भी इनका साथ देते थे। साथ देते थे। छठवां पॉइंट है नायक कन्नड़ तथा तेलुगु भाषा बोलते थे।
ये कन्नड़ और तेलुगु भाषा बोलते थे। लेकिन इनका क्या काम था? कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभु सत्ता के आगे समर्पण कर दिया था। ये इनकी विशेषताएं हो गई नायकों की या सेना प्रमुखों को। कई बार इन्होंने क्या किया, विजयनगर की सत्ता के आगे अपना समर्पण कर देते थे, अपने आप को विजयनगर के आगे समर्पित कर देते थे। और जो वहाँ का राय होते थे, विजयनगर के जो शासक जिनको राय कहा जाता था, और राय के बारे में आपको पता होगा नरपति, तो इनके सामने ये समर्पण कर देते और बाद में ये अक्सर विद्रोह करते थे। पहले तो ये समर्पण कर देते थे, बस जाते थे वहीं इनके साम्राज्य में विजयनगर के में, और जाकर के बाद में ये विद्रोह करते थे। फिर इनके ऊपर जाकर राय के द्वारा सैन्य कार्यवाही की जाती थी, तब जाकर के ये काबू में आते थे। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ये अमर नायक प्रणाली विजयनगर की एक राजनीतिक साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज थी। और यहाँ अमर शब्द के बारे में हम बता दें, अमर संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है समर। अमर संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है समर, और समर भी तो आप जानते हैं युद्ध होता है, जिसका अर्थ है लड़ाई। समर का अर्थ क्या हुआ? लड़ाई। तो अमर नायक का मतलब है युद्ध नायक। संस्कृत में अगर देखा जाए, अमर का मतलब क्या हुआ? अमर संस्कृत शब्द है, इसका मतलब हुआ समर, और समर का मतलब हुआ लड़ाई। और अगर हम सीधा सीधा बोले तो अमर नायक का मतलब हो गया युद्ध का नायक। युद्ध में का जो नेतृत्व करे वो है अमर नायक। फारसी शब्द से ये अमीर से मिलता जुलता है। फारसी में एक शब्द है अमीर, उससे मिलता जुलता भी अमर है, और जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। तो यहां जैसे ही अमर नायक शब्द आता है तो अमर नायक का मतलब क्या है? अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। युद्ध प्रमुख या युद्ध का नेतृत्व करने वाला जो अमर नायक था, ये विजयनगर की राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के लिए से लिए गए। दिल्ली सल्तनत में एक एकता प्रणाली चलती थी, वहाँ पर भी एक एकता का पद हुआ करता था। उसी प्रणाली से बहुत सारे तत्व अमर नायक प्रणाली के लिए लिए गए। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। अमर नायक कौन थे? जैसा कि यहाँ पता चल गया है, ये युद्ध के नेतृत्व करने वाले होते थे, तो इनको सैनिक कमांडर कहा जाता था। तो अमर नायक क्या थे? सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। सैनिक कमांडर थे, और राय जो होता था विजयनगर के साम्राज्य का, वो इनके को प्रशासन करने के लिए कुछ क्षेत्र दे देता था। जाकर के आप इस क्षेत्र में प्रशासन करो। इतने गांव, इतने शहर, उनको इतनी जमीन प्रशासन करने के लिए दे दी जाती थी अमर नायकों को, जो कि एक सैनिक कमांडर होते थे। अब ये करते क्या थे? वे किसानों, शिल्पियों तथा व्यापारियों से राजस्व वसूल करते थे। उनको क्षेत्र दिया अमर नायकों को, जो कि एक सैनिक कमांडर होते थे। वे सबसे पहले किसानों से, शिल्प कर्मियों से और व्यापारियों से राजस्व वसूल करते थे। क्या इकट्ठा करते थे? कर। राजस्व वसूल करते थे, और उस राजस्व का क्या करते थे? उस जो राजस्व उनको प्राप्त होता था, उसका कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग, अपने खुद के उपयोग के लिए, कुछ घोड़ों पर, चूंकि सैनिक कमांडर तो थे, सेना की तो व्यवस्था इनको करनी थी, कुछ घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए, अपने पास रख लेते थे। यानी कुछ तो राजस्व वो अपने व्यक्तिगत उपयोग में लेते थे, कुछ घोड़े और हाथियों के दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य के राय को कभी भी सेना की जरूरत पड़ती थी, तो ये सैनिक कमांडरों को जाकर के आदेश देते थे, और ये इनकी सहायता कर देते थे। युद्ध के समय में अपने घोड़ों और हाथियों के साथ, अपनी सेना के साथ उनकी सहायता करते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिण प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया था। यानी
विजयनगर के जो राय थे या वहाँ के शासक थे, उन्होंने इन्हीं कमांडरों की सेना की सहायता से दक्षिण प्रायद्वीप पर अपना पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया था विजयनगर के राय ने। राजस्व का कुछ भाग, और जो इन कमांडरों को राजस्व का भाग मिलता था, यानी इनको अमर नायक कहा जाता था, इनको राजस्व का जो भाग मिलता था उसका क्या करते थे, कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रख रखाव के लिए खर्च किया जाता था। यानी एक अमर नायक जो सैनिक कमांडर होते थे, इनको राय के द्वारा एक क्षेत्र दे दिया जाता था, वहाँ से ये लगान इकट्ठा करते थे, राजस्व वसूल किसानों से, शिल्प कर्मियों से और व्यापारियों से जो राजस्व प्राप्त करते थे, लगान प्राप्त करते थे, उसका कुछ भाग अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, शेष घोड़े और हाथियों के दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे, और कुछ से वो सिंचाई के साधन या मंदिरों में लगा देते थे। शेष वो भेंट स्वरूप वर्ष में एक बार नायक को जाकर के, राय को जाकर के दे देते थे। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे, पूरे साल में एक बार जाते थे, और जो राय होता था उसको अमर नायक भेंट लेके जाते थे, उसके दरबार में बहुत सारे उपहार लेकर के हाजिर होते थे, और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हो जाते थे। यानी राजा के दरबार में, राय के दरबार में अमर नायक उपस्थित होते थे वर्ष में एक बार, बहुत सारे उपहार लेकर, जिससे कि ये सिद्ध हो सके कि हम स्वामी भक्त हैं, हमारे स्वामी राय हैं और हम उनके भक्त हैं और उनकी सेवा में हम उपस्थित हुए। अब कभी कभी जो राय होते थे, अपना नियंत्रण जताने के लिए कि हमारा नियंत्रण अमर नायकों पर है, ऐसा नियंत्रण जताने के लिए उनका स्थानांतरण कर देते थे। अभी तुम इस जगह पर थे, अब दूसरी जगह पर जाकर के अमर नायक बन के रहो, जिससे लोगों को यह पता चल सके कि हमारा नियंत्रण पूरी तरह से अमर नायकों या सैनिक कमांडरों पर है। जब उनने स्थानांतरण कर दिया तो नियंत्रण ही तो होगा। इस प्रकार से उनका नियंत्रण, स्थानांतरण भी कर देते थे, जो क्या दर्शाता था, अमर नायकों पर नियंत्रण दर्शाता था। 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, लेकिन जब 17वीं शताब्दी आई तो विजयनगर के कई अमर नायकों ने, जो कि सैनिक कमांडर हुआ करते थे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब तो वर्ष में एक बार भी नहीं जाते थे और कह दिया कि हम तो स्वतंत्र हैं। इस कारण केंद्रीय राज के ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। राज का जो केंद्रीय ढांचा था उसका विघटन, जब एक स्वतंत्र अमर नायक ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया तो फिर दूसरा भी करता है, और बारी बारी से फिर सभी लोग अपने आप को, क्योंकि स्वतंत्रता किसे अच्छी नहीं लगती, तो जाकर के वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे, और जब स्वतंत्र घोषित कर लेते तो इससे केंद्रीय राज के ढांचे का विघटन होने लगा। ऐसा यहां पर एक मानचित्र में बात करते हैं, वो चंद्रगिरी, मदुरई, इक्केरी, तंजावुर तथा मैसूर को चिन्हित कीजिए। ये सभी नायक शक्ति के केंद्र थे। यहाँ पर कौन थे? अमर नायकों की शक्ति थी, ये यहाँ पर स्थापित थे और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। यह भी चर्चा कीजिए कि नदियों और पहाड़ों ने किन मायनों में विजयनगर के साथ संचार को सरल अथवा बाधित किया है। उस समय संचार के साधन के रूप में नदियां काम करती थी। उस समय संचार का साधन थी नदियां, पर्वत भी संचार का साधन थे। विजयनगर साम्राज्य, इसी पाठ से हमारा तीसरा उपभाग है विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश। यहां हम विजयनगर की राजधानी, और परि का मतलब होता है उसके परिधि या उसके चारों ओर के प्रदेश। जैसे ही हम विजयनगर की बात करते हैं तो हमें उसके परिप्रदेश को भी देखना होगा, उसके चारों ओर कौन कौन से प्रदेश थे। तो एक यहां पर मैप दिया गया है इसमें, और इस मैप में विजयनगर का केंद्रीय भाग, शहरी भाग, हम्पी, तुंगभद्रा, अनेगंदी, ये सारे क्षेत्र इसमें दिखाए गए हैं।
और इन क्षेत्रों को ही हम परिप्रत क्षेत्र कहेंगे। यानी विजयनगर ये है, विजयनगर, इसके परिक्षेत्र चारों ओर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें लिखा है, अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। यानी विजयनगर देखेंगे हम, ये मान लेते कि ये विजयनगर है। अधिकांश राजधानियों की तरह ही यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी। जैसे कि राजधानियां, प्रमुख राज्यों की राजधानियां होती थी और इन राजधानियों में कुछ विशेषताएं होती थी, विशिष्टताएं होती थी, तभी राजधानी बनाया जाता था। तो विजयनगर में भी कुछ विशिष्टताएं थीं, भौतिक रूपरेखा और स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी। यहां सबसे पहले हम देखें इसके आसपास का क्षेत्र। जल संपदा, विजयनगर के आसपास जल संपदा का क्या महत्व था, कैसी थी, इसको हमें देखना। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा यहां निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यानी विजयनगर में हम देखें तो सबसे चौंकाने वाला तथ्य क्या है, तुंगभद्रा नदी ने यहां एक बड़ा आश्चर्यजनक कुंड का निर्माण किया था। तुंगभद्रा नदी के द्वारा यहां निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है, यानी विजयनगर के उत्तर और पूरब की दिशा में बहती है। अगर ये विजयनगर है, ऊपर उत्तर है, तो यहां तुंगभद्रा नदी बहती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है। आसपास का भूक्षेत्र किससे? रमणीय ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक चट्टान होती है, एक प्रकार का पत्थर होता है। इसका इस्तेमाल भवन के निर्माण में या कुछ चिकना करके चिकनी सतह के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाने लगा है आजकल। तो इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण था। विजयनगर के आसपास कितनी अच्छी भौगोलिक संपदा थी, रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण था, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। करधनी जानते किसे कहते हैं? मेखला, जो स्त्रियों के द्वारा कमर में कमर पेटा पहना जाता है, उसको करधनी बोलते हैं। और विजयनगर के चारों तरफ जो रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ी थी, वो चारों तरफ उसको ऐसे घेरे थी जैसे एक स्त्री की कमर को करधनी घेरे रहती है। उसी प्रकार विजयनगर को ग्रेनाइट की पहाड़ियां घेरे हुए थी, एक करधनी की तरह। इसको हम करधनी या फिर स्त्रियों का एक आभूषण होता है, इस नाम से भी हम संबोधित कर लेते हैं। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी से मिलती हैं। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर के नदी से, कौन सी? तुंगभद्रा नदी से आकर के मिल जाती। मान लेते हैं इसके चारों ओर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, चारों ओर ये करधनी का काम कर रही हैं। ये किसका काम कर रही है? करधनी का काम करती है। अब करधनी का, इसको मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेखलाकार। मेखलाकार। तो ये करधनी या मेखला एक ही होती है। चारों ओर पहाड़ियां हैं विजयनगर की। पहाड़ियां चूंकि ग्रेनाइट की और ऊंची होती है, तो इनसे पानी निकलता है। पानी निकल के विजयनगर के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी में इसका पानी आ जाता है पहाड़ियों का। तो पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी से मिलती हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए हैं थे।
सभी नदियों से जहां से भी पानी निकलता था, इन जिन पर्वतों से पानी निकलता था उस पानी से क्या बांध बना लिए जाते थे और बांधों का निर्माण एक हौज के रूप में किया जाता था, एक कुंड टाइप का। चूंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, विजयनगर दक्षिणी प्रायद्वीप का सबसे शुष्क क्षेत्र था। शुष्क मतलब सूखा हुआ क्षेत्र था। इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। शुष्क क्षेत्र था तो पानी की कमी रहती होगी, इसलिए पानी को इकट्ठा करना महत्वपूर्ण हो गया था और वो इकट्ठे पानी को शहर तक ले जाना भी बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि शहर के लिए पानी कहाँ से आएगा? पर्वतों से, ग्रेनाइट के पर्वतों से पानी नीचे आया और उस पानी को हमने क्या किया? उस पानी को संचय किया हौज में या कुंडों में और उसके माध्यम से उस पानी को हम विजयनगर शहर तक ले गए। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। इसी प्रकार जो हौज बनाए जा रहे थे उनमें से एक हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभ में किया गया था, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कमलपुरम जलाशय। कमलपुरम जलाशय। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था, यानी 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इसी हौज का निर्माण किया गया था, जिसको आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। यह हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था। मतलब ये जो कलापुरम नामक एक हौज था, इस हौज के पानी से न केवल आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई की जाती थी, नहर बना करके वहां से नहर निकाली जाती थी और आसपास के क्षेत्र की सिंचाई की जाती थी, बल्कि इसको राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था एक नहर के माध्यम से। एक नहर के माध्यम से जो राजकीय केंद्र होता था विजयनगर का, वहां तक पानी ले जाया जाता था इसके माध्यम से, जिससे कि विजयनगर को पर्याप्त जल प्राप्त हो सके। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी भग्नावशेष के बीच देखा जा सकता है। वहां एक महत्वपूर्ण जल का स्रोत थी हिरिया नहर, और हिरिया नहर के भग्नावशेष का मतलब होता है हिरिया नगर अब नहीं है, उसके टूटे हुए अवशेष बचे हुए, उसके कुछ चिन्ह मिल जाते हैं, इनको हम भग्नावशेष कहते हैं, खंडित अवशेष कह सकते हैं। हाँ, टूट चुकी है हिरिया नहर, अब नहीं है, उसके कुछ अवशेष ही मात्र बचे हैं। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लिया जाता था। तुंगभद्रा जो नदी है, जो कि महत्वपूर्ण नदी थी विजयनगर के लिए, इस पर बने बांध के द्वारा हिरिया नहर के लिए पानी लिया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया होगा। यानी विजयनगर पर जब संगम वंश के शासकों ने शासन किया था, उस समय इसका निर्माण करवाया गया होगा। यहां हम आपको कुछ स्रोत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शहर के विषय में खोज। विजयनगर के राजाओं तथा उनके नायकों की बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। यानी विजयनगर साम्राज्य के नायकों की बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं। नायक कौन थे? सेना प्रमुख, जो शक्ति का प्रयोग करते थे, ये नायक थे। तो नायकों के बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख है। अभी हमने आपको बताया था नायक लोग क्या करते थे, जो राजस्व उनको मिलता था, उस राजस्व से वो क्या करते थे, सबसे पहले व्यक्तिगत खर्च के लिए रख लेते थे, इसके बाद घोड़े और हाथियों के रख रखाव या उनके दल के रख रखाव के लिए कुछ अपने पास रखते थे, शेष वो मंदिरों को या सिंचाई के लिए दान करते थे और वर्ष में एक बार राजा को भेंट करते थे। ये हमने देखा अभी। तो इसी में से आता है, बड़ी संख्या में अभिलेख मिलते हैं जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और इसके बारे में लिखा। इनमें सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकोलो दे कांती नामक इतालवी व्यापारी, अब
यानी निकोलो कॉन्टी जो था, या निकोलो दे कांति, इसको पढ़ने के कुछ अपभ्रंश हैं। इतिहास में निकोलो कॉन्टी भी लिखा है, निकोलो दे कांति भी लिखा है। इतालवी यानी इटली का व्यापारी था। अब्दुल रज्जाक नामक फारस के राजा का दूत, अफानासी निकितिन नामक रूस का एक व्यापारी, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी, और दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का फर्नाबो नूनिस जो अभी 16वीं शताब्दी में आए थे के हैं। यानी इन लोगों ने ये उल्लेख किया है कि वहाँ के जो नायक थे वो मंदिरों में दान करते थे। इतने लोगों ने इसका उल्लेख किया है, ये विदेशी यात्री है। एक स्रोत तीसरा है इसमें, विशाल फैला हुआ शहर। हम विजयनगर साम्राज्य का जो शहर है, प्रमुख शहर विजयनगर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह डोमिंगो पेस द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया है, एक उद्धरण है। डोमिंगो पेस, अभी हमने उसकी चर्चा की है, एक पुर्तगाल का यात्री था, उसके द्वारा ये लिखा गया है। इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यानी वो क्या कहता है, मैं इस शहर का परिमाप, आसपास का पूरा माप या घेरा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता। चूंकि विजयनगर शहर को ऐसा कोई स्थान नहीं है जिससे हम पूरा एक बार में ही देख सकें। अगर एक बार में मुझे दिख जाता तो विजयनगर का मैं परिमाप भी लिख देता। चूंकि उस समय ड्रोन चलते नहीं थे और विजयनगर इस प्रकार बनाया गया था कि उसको एक नज़र से नहीं देखा जा सकता था। जब तक एक नज़र से किसी चीज़ को नहीं देखा जाएगा तब तक उसका परिमाप नहीं बन सकता, पूरा घेरा नहीं बनाया जा सकता। पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहां से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। यानी डोमिंगो पेस कहता है कि मैं कहां पर, एक पहाड़ पर चढ़ा और वहां से मैं इस शहर को एक बड़ा भाग देख सकता हूं। बड़ा भाग मतलब ऐसा पहाड़ था जिससे ये शहर ज्यादातर दिख रहा था, लेकिन पूरा नहीं। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहां से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ। जितना बड़ा पूरा रोम है, रोमन साम्राज्य आपने सुना होगा, जितना बड़ा रोम है उसके जितना मुझे विशाल प्रतीत हुआ, और देखने में अत्यंत सुंदर। इसमें पेड़ों के कई उपवन हैं, कई पेड़ों के बगीचे दिखाई दे रहे हैं मुझको पहाड़ पर चढ़ के। आवासों के बगीचों में तथा पानी की कई नालियां, मुझे कई आवास दिखाई दे रहे हैं, उनके भी बगीचे दिख रहे हैं। कई पानी की नालियां दिख रही हैं जो इसमें आती हैं, तथा कई स्थानों पर झीलें हैं, तथा राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा तथा अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष थे। राजा के महल के समीप खजूर का बगीचा लगा हुआ है, जहां से राजा को खजूर या अन्य फलों के भी वृक्ष हैं जिससे उनको फल या वृक्ष प्राप्त होते थे। आपको पता है विजयनगर साम्राज्य एक करधनी या मेखला धारण किए हुए था, और वो करधनी किस चीज की बनी थी? ग्रेनाइट के रमणीय पर्वतों की। यहां स्रोत 4 है। हौजों जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था? कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में पेस लिखता है। पेस एक विदेशी यात्री था, वो क्या लिखता था? राजा कृष्णदेव राय। आपको पता हो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे अधिक साम्राज्य या शासन कृष्णदेव राय का रहा है, और सबसे अच्छा भी साम्राज्य उसका रहा है। राजा ने एक जलाशय बनवाया, पेश लिखता है, राजा ने एक क्या बनवाया? जलाशय या कुंड बनवाया या हौज बनवाया, जो पहाड़ियों के मुख विवर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो। यानी इस प्रकार बनाया जो पहाड़ी से निकलने वाला जल उसी हौज में इकट्ठा हो जाए। इसके अलावा जल 9 मील यानी लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी से पाइपों से आता है। 9 मील से यानी 15 किलोमीटर से भी अधिक दूर से पाइपों की सहायता से जल उस कुंड तक आता है, उस हौज तक आता है, जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता है जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में मिलती है। छलकाव का मतलब है झील का पानी जब छलकता है तो छोटी नदी में जाकर के वो मिल जाती है, वहां से ये पानी लाया जाता है। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए हैं। जो जलाशय बनाया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा, उसमें 3 स्तंभ बनाए गए। उन स्तंभों को
खूबसूरती से चित्र उसके ऊपर उभारे गए हैं, दिखाए गए हैं, जिनसे लोग आकर्षित हो सके। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं, जिनसे ये अपने बगीचों तथा धान के खेतों की सिंचाई के पानी लाते हैं। इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया। जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा कि वहाँ 15 से 20 हज़ार आदमी थे, चींटियों की तरह दिखाई देते थे। क्योंकि यहाँ से पेश जो देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, पर्वत से देख रहा है, तो उसमें 15 से 20 हज़ार लोग जो काम करते हैं वो कैसे दिखाई दे रहे थे? चींटियों की तरह दिखाई दे रहे थे। यहाँ एक चित्र दिया है 7.5 में, राजकीय केंद्र की ओर जाती एक कृत्रिम जल प्रणाली। राजकीय केंद्र की ओर जाती एक कृत्रिम जल प्रणाली। तीन 3.2 किलेबंदियां तथा सड़कें। ये आ गया